हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। और अभी हम उपस्थित हैं केताकी हाई स्कूल। और सबसे बड़ी सौभाग्य मेरा ये और कि मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूं। और आज मैं अपने ही स्कूल में इसी स्कूल में सर से कुछ बात करने आया हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बच्चों से भी मैंने बात की, आप वीडियोस को देखेंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ पंकज सर उपस्थित हैं और पंकज सर से भी जानेंगे कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कि बच्चों को भी उलझाए हुए और हम जैसे शिक्षक को भी बहुत सारे लोगों को उलझाए हुए हैं कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बहुत सारे विभागों में, शिक्षा विभाग में ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इस पर ट्रेनिंग्स दी गई है, जिसमें विस्तार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा की गई है और उनको बताया गया है। संयोग से अभी उच्च विद्यालयों का नंबर नहीं आया है उसमें, बट हम लोग को अपने स्तर से जितनी जानकारी है, वैसे मैं इससे पहले तो ये कहूँगा कि बदलते हुए समय में हर पॉलिसी को बदलना ज़रूरी होता है। किसी भी पॉलिसी को बहुत लंबे समय तक चलाना मेरे समझ से सही नहीं है, इसलिए कि तकरीबन हर 10-12 वर्ष में समाज का पूरा परिवेश बदल जाता है। पुरानी शिक्षा नीति जिस समय की बनी हुई है, उससे अगर आज को हम कंपैरिजन करें तो पूरी तरह से दुनिया बदली हुई है। आज पूरी तरह से हम क्या कहते हैं उसको, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के से पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। और इसमें पुरानी शिक्षा नीति, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब थी या बकवास थी, पर वह पूरी तरह से सार्थक नहीं हो पा रही है। नई शिक्षा नीति में हमको जहाँ तक जानकारी है, उसके अनुसार सरकार ने बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा जोर दिया है। किताबी प्रश्न उत्तर को रटने के बजाय बच्चे अपने मानसिक विकास के स्तर से, मानसिक प्रयास के स्तर से, अपनी एक्टिविटी से वो क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। दूसरा जो मुख्य पहलू है, इस पर भी ध्यान दिया गया है संभवतः कि इस शिक्षा नीति में, जैसा कि नीचे के क्लास में ही कुछ प्रोफेशनल विषयों को भी जोड़ा गया है। और प्रयास यह है कि जो बच्चा मध्य विद्यालय के स्तर से ही बच्चों की एक्टिविटी पता चल जाती है, क्योंकि बच्चों का मूल जो दिमाग होता है, काम करने वाला समय होता है, वह 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के बीच का होता है। उसी एज पीरियड में लगभग वो मध्य विद्यालय से निकलने वाले होते हैं बच्चे। तो सरकार ने इस पॉलिसी में यह प्रावधान किया है कि बच्चों की एक्टिविटी के अनुसार, उनकी मानसिकता के अनुसार, वो जिस चीज़ में रुचि रख रहे हैं, जिसमें उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, उनको वहीं से बढ़ावा दिया जाए। इससे पूर्व के पॉलिसीज़ में हायर एजुकेशन में जा कर के लोग, बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करते थे और बहुत सारी अब कुछ समस्याएं भी होती थी। जैसे जब तक प्रोफेशनल कोर्स करके जब हम उसके बारे में जान पाए, समझ पाए, तब तक एज का काफ़ी हिस्सा निकल चुका होता था, अपॉर्चुनिटीज़ कम प्राप्त होती थी। इसमें जब कम एज से ही बच्चे उस लाइन पे, उस ट्रैक पे चलना शुरू करेंगे, तो मेरे हिसाब से उनके जीवन में बहुत कम उम्र से ही आगे बढ़ने के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके माध्यम से वो जिस क्षेत्र में चाहते हैं उस क्षेत्र में जा कर के अपना नाम कमा सकते हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ा समस्या है कि जैसे हम लोग का भी कन्फ्यूजन है और बच्चों का भी कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर, हम लोग 9-10 जब 2 साल का ड्यूरेशन था कि 8 के बाद 10 में एग्ज़ाम होता था, अब 9 के बाद डायरेक्ट 12 में एग्जामिनेशन होगा, तो 9, 10, 11, 12 कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा। और अभी हमने काफ़ी लोगों से चर्चा भी किया, तो उन्होंने भी इस पर चर्चा की है। और लेकिन ये जो ड्यूरेशन के बारे में सर, कि बच्चों का जो कंटिन्यूसली जो रेगुलर उसके साथ कैसे लगा रहेगा? नहीं तो ये मतलब अर्थ निकालने का सिर्फ फेर है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके ज़रिए भ्रम भी उत्पन्न हो रहा है समाज में। बच्चा अगर 8 से 12 तक में कह रहा है ड्यूरेशन लंबा हो जा रहा है, तो पहली क्लास से 10 क्लास तक में ड्यूरेशन 10 वर्ष का होता था। पहली बार बोर्ड तो 10th क्लास में होता है,
तो वो ड्यूरेशन क्या लंबा नहीं था? लेकिन ड्यूरेशन लंबा था सर, लेकिन 8 के जैसे हम लोग 10 में एग्जामिनेशन देते थे तो कहीं ना कहीं 8 के बाद कहीं दूसरे स्कूल में बच्चा जाता था, जैसे हम लोग थे 9-10 में आए थे, अब 10 के बाद कहीं हम लोग दूसरे जगह जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का ये भी है कि जैसे 9-10 ड्यूरेशन तो अच्छी बात है सर कि वो है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन और है सर कि ड्यूरेशन जैसे बच्चे होते हैं क्या कि रेगुलर चल ना ये 12 क्लास की एग्ज़ाम में देना है, 12 में पढ़ेंगे, तो 9 में नहीं पढ़ते थे तो 10 में पढ़ेंगे, तो अब तो लंबा हो जाएगा सर, तो उस पर आप क्या कहें? हाँ, उसी मानसिकता को इसके माध्यम से बदलना है, और यही कारण भी है कि इसकी परिचर्चा या इस पर जो ट्रेनिंग्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, वो निचले स्तर से शुरू किया गया है। अगर 10 बोर्ड को सरकार हटाने की बात कर रही है तो वहाँ 8 में बोर्ड को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। बच्चा पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम के रूप में क्लास 8 में ही फेस कर लेगा, और वहाँ से 8 से 9 to 12 का जो उसका सिलेबस होगा, एजुकेशन पैटर्न होगा, वो लगभग एक समान होगा, और आफ्टर 12 फिर बोर्ड करके वो आगे के लिए हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। लेकिन सर 8 क्लास में जो बोर्ड एग्जाम है, क्या सर 10 के जैसा बोर्ड एग्जाम जो आदमी का जो मनोबल जो है कि जैसा 10 में जो आदमी का जो तनाव रहता था थोड़ा सा कि नहीं बोर्ड एग्जाम देना है, क्या वैसा रहेगा सर 8 क्लास? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वैसा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ की और कन्फ्यूजन है सर कि जैसे लोगों को कहना है कि 10 के बाद हम लोग सब्जेक्ट चुन लेते थे, कहीं साइंस में बढ़ जाता था तो आर्ट्स में बढ़ जाता था, साइंस में भी कहीं पीसीएम हो जाता तो पीसीबी हो जाता था। तो यहाँ पे सर हम लोग को तो अनुभव नहीं है कि क्या होगा, लेकिन आप लोग एज ए प्रिंसिपल हैं तो सर आप लोग को ज़रूर गाइडलाइन आया होगा कि आखिर सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा। सर क्या लगता है कि सिलेबस भी चेंज होगा? नहीं, तो अभी मैंने पहले भी बताया कि इस संदर्भ में हाई स्कूलों को कोई गाइडलाइन नहीं भेजा गया डिपार्टमेंटल, और मुझे जहाँ तक लगता है कि सिलेबस का निर्धारण नहीं हुआ है अभी तक। अभी सिर्फ शिक्षा नीति निर्धारित हुई है, और अब वर्तमान सिलेबस के हिसाब से देखें तो अगर 10 क्लास में सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा। जैसे पहले 9 में होता था, इंटरनल एग्ज़ाम्स होते थे, स्कूल लेवल पर होते थे, और 10 में बोर्ड होता था दूसरे जगह जा कर के। लेकिन अब सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन 10 के बाद रह पाता है या नहीं, फैकल्टी चेंज करने का ऑप्शन रह पाता है कि नहीं, मुझे तो लगता है, जहाँ तक मैं संभावना व्यक्त कर सकता हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, कि 8 के बाद से ही बच्चे अब फैकल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। 8 के बाद बच्चा सब्जेक्ट सर चुन सकता है? तो अच्छा, उसमें सब्जेक्ट में सर क्या मतलब जो बच्चा साइंस लेगा तो 8 से 12 तक साइंस पढ़ेगा? हाँ बिल्कुल। और आर्ट्स जो पढ़ेगा सो 12 तक आर्ट्स? बिल्कुल, और वो क्लियर होगा जब पूरी पैटर्न पब्लिक हो जाए कि सिलेबस क्या है, तभी। लेकिन अभी तो सर ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे इस बार लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई आधिकारिक सूचना अभी तक कहीं से नहीं है, और अभी हम लोग भी वेट कर रहे हैं। जैसे 11 क्लास में जो एडमिशन्स हुए हैं, 9 में जो बच्चे नामांकित हुए हैं, तो संभवतः 1 आध महीने में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का पीरियड बोर्ड जो पिछले कई सालों से की है उसके हिसाब से शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन मतलब अभी बहुत सारे लोगों का ये कहना है सर, और हमने बात किया है तो वहाँ पे जैसे हमको पता चला कि बोर्ड एग्जाम, हमने भी बच्चों को बताया कि लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन है, ऐसा मतलब चर्चा में है सर। तो चर्चा में होना और आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि होना, दोनों में अंतर है। जैसे इस वर्ष 9वीं वर्ग में एडमिशन के लिए विभाग का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, अधिक से अधिक संख्या में बच्चे नामांकित हो, जो बच्चे 8 क्लास से निकलें वो छूटे नहीं। इसके कारण कई पखवाड़ा ऐसा चलाया गया योजना के रूप में, उसके तहत बच्चों का नामांकन किया गया। जो सामान्य रूप से हर वर्ष या किसी वर्ष 9th क्लास में नामांकन लेने के लिए 30 जून अंतिम तिथि होती है, उसको बढ़ा करके 15 जुलाई तक किया गया। तो वो तो ठीक है सर, लेकिन जैसे बोर्ड एग्जाम में, अच्छा एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ और कि सर मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चा के लिए अच्छा है या फिर जो पहले से जो है वो अच्छा है? नहीं, मेरे समझ से परिवर्तन किसी चीज़ में होना चाहिए, और अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान और आने वाले जनरेशन को लाभ ही पहुंचाएगा। ऐसा स्टेटमेंट सर हम लोग भी सुने, और आप ही लोग सर हम लोग को सिखाए भी हैं कि परिवर्तन ही दुनिया संसार का नियम है, और जब भी परिवर्तन होता है तो कुछ अच्छा होता है ना सर? जी बिल्कुल, यही। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम उपस्थित हैं यहीं पे ये हाई स्कूल महंत पंचन विद्यालय में, और मेरा भी स्कूल यहीं रहा है। मेरा भी 9-10 का स्टडी और 11-12 का जो स्टडी है यहीं रहा है, और पंकज सर के मार्गदर्शन में ही हुआ है। और आज मेरा बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे सर भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, और आज हम सर से के साथ ही इंटरव्यू रखे हुए थे। तो चलिए इसी के साथ आप जुड़े रहिए, लेकिन फिर से सर से एक सवाल पूछेंगे कि सर मतलब कि एक सवाल सर हम पर्सनली पूछ रहे हैं कि क्या हम
हम जो ये जो काम कर रहे हैं, सारे स्कूल में विजिट करके बच्चों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसा है सर? देखिए, किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति, मैं बच्चों से कहता हूँ जो यहाँ 9 to 12 के स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको क्लासरूम में कहता हूँ, सार्वजनिक तौर पर कहता हूँ कि आप खुद पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट आप प्रयास करो बिना कोई शुल्क का, निःशुल्क, अपने ही घर के सही, अपने घर में नहीं है तो पड़ोसी का 2 बच्चा को ले आओ 1 घंटा, जूनियर स्टूडेंट्स को अपने से, और उनको गाइड करो तो उसमें 2 फ़ायदे हैं। एक, आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा, इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है, और दूसरा, आप निस्वार्थ भाव से अगर किसी को कुछ देते हैं तो उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा, और समाज में आपके प्रति एक अच्छी सोच बनेगी। बच्चों में किसी प्रकार का आप विकास अगर कर पाएँ, शारीरिक, मानसिक या शैक्षणिक, तो निश्चित रूप से समाज के लिए लाभदायी है, और मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप इस तरह का प्रयास करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि आज अपने ही सर से अपने बारे में सुन करके थोड़ा सा अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं जो काम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अच्छा तो ज़रूर है, लेकिन आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं, आप सभी को भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है जो उभरे और शिक्षा के प्रति जागरूक हो, और कहीं ना कहीं एक अच्छे ऑफिसर बनकर निकले, कहीं ना कहीं एक अच्छा लीडर बनकर निकले। मतलब हर एक तरह से विकास होना चाहिए। तो चलिए, आज हम इतना ही कहेंगे। इसी तरह से आप लगातार बने रहिए द मौर्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।